जोशीमठ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में अगर आपने टीवी का रिमोट उठाकर कोई भी न्यूज चैनल लगाकर देखा होगा तो आपको जोशीमठ और वहां पर पनप रही जियोलॉजिकल समस्याओं की वजह से हटाए जा रहे लोग और उनके घरों को तोड़ने की न्यूज आपने जरूर देखी होगी। पहाड़ों की जमीन खिसकने की वजह से हिमालय की गोद में बसे शहर के लोगों का जीवन पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल तबाह सा हो गया है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जोशीमठ में आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज यहाँ पर इस तरह के हालात उत्पन्न हो गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को, पर उससे पहले अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जोशीमठ हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा शहर है जो कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रमुख शहरों में गिना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शहर न केवल टूरिज्म की वजह से महत्वपूर्ण है बल्कि इस शहर का धार्मिक दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्व है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ धाम और उसके कपाट बंद होने के बाद भगवान बद्री विशाल की डोली जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में रखी जाती है, जहां पर करीब 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल की पूजा होती है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित जोशीमठ योग नगरी ऋषिकेश से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता यह है कि जोशीमठ की स्थापना आज से करीब 1200 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी और इसीलिए इस जगह पर शंकराचार्य से जुड़ी कई यादें आज भी हमें देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, एक जमाना ऐसा था जब हिमालय की गोद में सुदूर स्थित जोशीमठ तक जाने में लोगों को कई दिनों का वक्त लगता था। आप अपने घर के बूढ़े पुराने लोगों से बात पूछ सकते हैं क्योंकि जब वो 4 धाम यात्रा पर जाते थे तब ये जगह काफी कठिन मानी जाती थी। उस वक्त इस जगह रोड तो दूर की बात है, छोटी छोटी पगडंडियां ही मिला करती थीं। लेकिन धीरे धीरे जब समय बदला और उत्तराखंड में विकास होना शुरू हुआ तब इस पूरे रीजन को पक्की रोड से जोड़ने का काम किया गया। चौड़ी चौड़ी रोड्स का निर्माण किया गया। वर्तमान समय में आलम यह है कि किसी जमाने में सिर्फ धार्मिक महत्व रखने वाला जोशीमठ और इसके आसपास का इलाका आज उत्तराखंड में एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में जाना जाता है। यहीं पास में ही स्थित है औली, और औली में जब बर्फ पड़ती है तो माइनस डिग्री में टेम्परेचर चला जाता है और उस वक्त यहाँ पर खूब सारे सैलानी आते हैं। बहरहाल, अगर हम सिर्फ जोशीमठ तक ही सीमित रहें तो हम ये कह सकते हैं कि न केवल तीर्थ यात्रियों के लिए बल्कि ऐशो आराम पसंद करने वाले टूरिस्ट के लिए भी इस जगह पर एंजॉयमेंट के कई साधन उपलब्ध हैं। हिमालय की वादियों को निहारते हुए सैलानी इस जगह पर आध्यात्म से जुड़ने के लिए भी आते हैं। इसलिए वर्तमान समय में जोशीमठ रेवेन्यू की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंस रखने लगा है। उत्तराखंड सरकार भी इस जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काफी इन्वेस्ट कर रही है। जोशीमठ से थोड़ी दूरी पर स्थित है माना गांव, जो कि भारत का आखिरी गांव है और वहां पर स्थित आर्मी का ध्यान रखने के लिए भी इस शहर में काफी पक्के निर्माण किए जा रहे हैं। टूरिज्म से जुड़े सेक्टर्स जैसे कि होटल्स और रेस्टोरेंट वाले लोगों ने भी इस शहर में काफी इन्वेस्ट किया है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि गुजरते हुए वक्त के साथ इस शहर का काफी विकास हुआ। लेकिन ये बात भी 100% सही है कि हमारी नजर में जो ये विकास है ना, वो इस जगह के लोकल लोगों, जोशीमठ खुद और इसके साथ हिमालय के किसी भी विनाश से कम नहीं है। ऐसा इसलिए है कि हम इंसान प्रकृति के द्वारा दी गई चीजों की कदर नहीं करते और इस हद तक उसका दोहन करते हैं कि वो चीज अपनी चमक खो देती है। ये तो हम जानते हैं कि दुनिया में मौजूद हर एक चीज की कैपेसिटी होती है और अगर हम उससे ज्यादा बोझ उस पर डाल दें तो वो चीज कुछ ना कुछ डिसबैलेंस क्रिएट करती है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। और ये नुकसान न केवल यहाँ रह रहे लोगों के लिए शाप बन जाता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। जोशीमठ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब जोशीमठ के द्वार पर्यटन के लिए खोले गए तो इस शहर में होटल्स और इंडस्ट्रीज की ऐसी भरमार आई कि उसने इस पूरे रीजन के इकोसिस्टम को तबाह कर दिया। पहाड़ों को काट काट कर जब इस शहर में चौड़ी चौड़ी रोड्स बनाई गई तो यहाँ के पहाड़ों की जमीन खिसकने लगी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस शहर को हो रहे नुकसान के कई कारण हैं, लेकिन जरा हम आपको थोड़ा सा आगे पुराणों की स्थिति की ओर लेकर चलते हैं। मान्यता यह है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर में बैठे नरसिंह भगवान की प्रतिमा का राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तुलना में पतला है और कहते हैं कि यह हर साल और ज्यादा पतला होता जा रहा है। केदार खंड के सनत कुमार संहिता में यह भी लिखा हुआ है कि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान नरसिंह का ये राइट हैंड टूट कर गिर जाएगा और उस दिन बद्रीनाथ धाम के नर और नारायण पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे और इस जगह पर भयंकर प्रलय आएगी। और आज जो पिछले कुछ दिनों से जोशीमठ में हालात बने हुए उनको देखकर कहा जा सकता है कि इस बात में कुछ तो दम है, क्योंकि गुजरते हुए वक्त के साथ इस जगह पर जो हालात पनप रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस जगह की स्थिति क्या होने वाली है। ये तो कई धार्मिक ग्रंथों की बात हो गई, लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की राय के बारे में भी जानें तो जोशीमठ के बारे में सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है साल 1939 में।
इस साल अर्नोल्ड हैम और ऑगस्ट गेंसर द्वारा लिखी हुई बुक सेंट्रल हिमालय में बताया गया कि किस तरह से जोशीमठ किसी जमाने में हिमालय में आए एक लैंडस्लाइड के ऊपर बसा हुआ है। यानी कि ये शहर पहले ही उस चीज पर बना हुआ है जो कि खिसक कर इधर आई है, जो कि अपने आप में ही खतरनाक बात है। लेकिन आज से करीब 50 साल पहले 1976 में जोशीमठ और इसके आसपास लैंडस्लाइड्स के जब सैलाब आए, तब आधुनिक साइंटिस्ट का ध्यान जोशीमठ और यहाँ की जियोलॉजी की तरफ गया। तब तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर महेंद्र चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने कमेटी गठित की, जिसने जियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर जोशीमठ के ऊपर रिसर्च की और सरकार को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने की जिम्मेदारी निभाई, जिसमें बताया गया कि जोशीमठ में चल रहे निर्माण कार्यों के दौरान यहाँ मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए और पूरे एरिया में ब्लास्टिंग भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ रिपोर्ट में पानी की निकासी के लिए पक्का ड्रेन बनाने की भी सलाह दी गई। लेकिन रिपोर्ट की किसी ने सुध नहीं ली और ये सिर्फ इतिहास के पन्नों का हिस्सा बनकर रह गई। आलम यह रहा कि जिस काम के लिए मिश्रा रिपोर्ट में मना किया गया, जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों में वही काम किए गए, जिससे इस पूरे शहर के इकोलॉजी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। पहाड़ों के अंदर बहते हुए पानी और बाहर हो रहे धुआंधार कंस्ट्रक्शन ने जोशीमठ को एक बॉम्ब बना दिया जो कि कभी भी फट सकता था। जोशीमठ इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स की वजह से खतरनाक हो रहा था, लेकिन इसके साथ साथ इस पूरे रीजन में बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ने तो बिल्कुल पूरी तरह से इस एरिया को तबाह कर दिया। 2021 में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में आई तबाही भी इसी इकोलॉजिकल डिसबैलेंस का रिजल्ट थी, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हाल ही में जोशीमठ एरिया के लगभग आधे घरों में दरार आने की वजह से यहाँ दोबारा से हलचल मच गई है। सरकार की तरफ से ज्यादा खतरनाक घरों और होटल्स को गिराने का नोटिस भी इशू कर दिया गया है। मकानों और होटल्स को गिराने का काम भी शुरू हो गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन वर्तमान समय में उठाए जा रहे कदम सिर्फ तात्कालिक हो सकते हैं, जिससे कुछ वक्त के लिए तो समस्या का हल निकल सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए जोशीमठ को बचाना है तो उत्तराखंड सरकार के साथ साथ भारत सरकार को भी सीरियस नोट पर सोचना पड़ेगा। हालांकि इस घटना को सीरियस लेते हुए सरकार ने IIT रुड़की के एक्सपर्ट्स के साथ एक टीम गठित की है, जो कि जोशीमठ के ऊपर और उनकी समस्या को सुलझाने पर रिसर्च करेगी। हाल फिलहाल तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मिश्रा रिपोर्ट की ही तरह ये रिपोर्ट भी सरकारी पन्नों में दफन होकर रह जाए और हम टिहरी की तरह जोशीमठ को भी खो बैठें। बहरहाल सरकार का जो काम है वो करती रहेगी, लेकिन हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड घटना कोई भी हो, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का ही होता है। इसलिए हम प्रण लें कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, जिससे कि हम उस सिचुएशन से बच सकें जो कि आज जोशीमठ के लोगों को फेस करनी पड़ रही है। कल वो हमारी आंखों के सामने ना आए। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे से काम भी आप कर सकते हैं। पानी को बचा सकते हैं, पॉलिथीन को नहीं फेंकें, पॉलिथीन का कम से कम इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी चीजें भी पर्यावरण में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं, यकीन कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।